किसी भी देश का भविष्य वहाँ के बच्चे तय करते हैं और उन बच्चों का भविष्य उस देश की शिक्षा व्यवस्था तय करती है। हमारे बीच एक नई शिक्षा नीति आई है जो कि 34 साल बाद हमारे पॉलिसी मेकर्स ने हमें दी है। क्या है खास इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में? इससे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या है इसके कुछ अच्छे पॉइंट और क्या रह गई है इसमें कुछ कमियां, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आते हैं इस बार की शिक्षा नीति में क्या है खास। लास्ट जो शिक्षा नीति आई थी वो 34 साल पहले 1986 में आई थी। उसके बाद 1992 में थोड़े बदलाव किए गए। इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए काफ़ी सारी कमेटी गठित की गई थी, जिसमें टीआरएस सुब्रमण्यम कमेटी जिन्होंने 2016 में रिपोर्ट दी थी और कस्तूरी रंगन कमेटी जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे ये शिक्षा नीति को बनाया गया है, उनके रिकमेंडेशन मेनली मान लिए गए हैं। तो क्या है इस शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति की हाईलाइट पॉइंट, अभी डिस्कस करते हैं। इसमें शिक्षा व्यवस्था में स्टेट्स और सेंटर 6% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करेंगे। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे। अभी कितना करते हैं? अभी 3% के अराउंड करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। किसी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा सरकारों को खर्च करना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये खर्च हम मात्र 3% ऑफ जीडीपी करते हैं। अब उसको बढ़ा के नई शिक्षा नीति के अनुसार 6% किया जाएगा। दूसरा चेंज क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया जाएगा और डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएंगे, जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे 10+2 सिस्टम को स्क्रैप कर दिया जाएगा और 5+3+3+4 सिस्टम को अपनाया जाएगा। फिर बच्चों को क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें जो मॉडर्न ट्रेनिंग है, जैसे कोडिंग की ट्रेनिंग, वो दी जाएगी बच्चों को। बोर्ड एग्जाम को ईजियर बनाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे बच्चों को और उनको ऐसा बनाया जाएगा कि रॉट लर्निंग, जो रटंत विद्या है, उसको कम कर सके। उसके बाद हायर एजुकेशन में काफ़ी सारे बदलाव किए जाएंगे। एक रेगुलेटर होगा, मेडिकल सेक्टर और लीगल सेक्टर छोड़ के बाकी सारे ट्यूशंस का एक रेगुलेटर होगा और वही सब कुछ करेगा। नेक्स्ट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल कोर्सेज तैयार किए जाएंगे और एमफिल को टोटली, मास्टर्स इन फिलॉसफी को टोटली स्क्रैप कर दिया जाएगा और पीजी के बाद डायरेक्ट बच्चे पीएचडी के लिए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे बदलाव हाइलाइट्स हैं। अब डिटेल में इसको समझते हैं कि इंडियन एजुकेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। कोई भी शिक्षा नीति को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को चैलेंजेस समझने होंगे, क्या क्या कमी है हमारी आज की प्रेजेंट शिक्षा व्यवस्था में। पहला है कि आउटडेटेड पॉलिसी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट पॉलिसी 1986 में आई थी, उससे पहले 1968 में एक पॉलिसी आई थी। मात्र अभी तक ये तीसरी पॉलिसी है, अगर 1992 वाले माइनर पॉलिसी को चेंज को छोड़ दे तो ये 34 साल के बाद शिक्षा व्यवस्था में एक पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेस है। मैंने बताया अभी हम लोग मात्र 3% ऑफ जीडीपी स्पेंड करते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था पे। अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जो कि 3 ट्रिलियन के करीब है, उसका मात्र 3% हम लोग जीडीपी पे स्पेंड करते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों ने 6% करने का प्लान किया है। हमारे देश में अनेक भाषाएं, अनेक कल्चर है। हम लोग 3 लैंग्वेज सिस्टम को अपनाएंगे, क्योंकि बहुत बार मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बैरियर बन जाता है। कोई मान लो तमिल में वर्स है, उसकी मदर टंग तमिल है, तो वो इंग्लिश एजुकेशन को अपनाने में दिक्कत होती है। किसी की हिंदी है तो वो इंग्लिश अपनाने में दिक्कत होती है उस बच्चे को। तो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी के कारण, एक भाषा नहीं होने के कारण, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्कूल एजुकेशन के लिए खास करके एक बैरियर बनती है। ठीक है, ह्यूज ड्रॉप आउट रेट है। बच्चे एक स्टेज के बाद शिक्षा से बाहर होने लगते हैं, बहुत बार गरीबी के कारण, बहुत बार स्कूल न होने के कारण, बहुत बार शिक्षा व्यवस्था की फ़ी बहुत ज़्यादा होने के कारण। तो ड्रॉप आउट रेट हाई है इंडिया में। पांचवा है कि रॉट लर्निंग को बढ़ावा देती है हमारी शिक्षा व्यवस्था। बोर्ड एग्जाम्स, और जो जितना मेमोराइज कर सकता है उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग को, एनालिटिकल थिंकिंग को सप्रेस करती है, जो कि इस शिक्षा व्यवस्था में ठीक करने का सुझाव है। नेक्स्ट आते हैं, एक्सेसिव रेगुलेशन है। एक बॉडी
ग्रांट करती है, पैसे देती है, अनुदान देती है, दूसरी बॉडी रेगुलेट करती है, तीसरी बॉडी क्रेडिट देती है। तो ये एक्सेस रेगुलेशन है, ओवरलैपिंग बॉडीज हैं जैसे यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनके पावर्स, इनके काम ओवरलैप होते हैं एक दूसरे पे, तो इससे शिक्षा व्यवस्था स्मूथली चल नहीं पाती है। तो इसी का तोड़ निकाला गया है कि एक रेगुलेटरी बॉडी हमारे शिक्षा व्यवस्था में आनी चाहिए, खास करके हायर एजुकेशन में। 7 है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं और जो भी हम लोगों को काम ढूंढने के लिए, नौकरी या रोजगार ढूंढने के लिए स्किल चाहिए, उसमें बहुत बड़ा मिसमैच होता है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं और जो भी स्किल चाहिए उसमें मिसमैच होने के कारण एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही कम है हमारे देश में, इसीलिए रोजगार लेने में, रोजगार देने वालों को भी दिक्कत आती है। 8वां है कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट मतलब कि सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग कानून होने के कारण एक यूनिफॉर्म शिक्षा नीति नहीं है देश में, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस होने के बाद नेशनल एजुकेशन NEP 2020 में क्या क्या बदलाव आए हैं, आइए हम लोग देखते हैं। स्कूल एजुकेशन में 10+2 सिस्टम को ख़त्म करके 5+3+3+4 सिस्टम लाया गया है। इसका मतलब स्कूल एजुकेशन 3 ईयर्स से स्टार्ट होगा, प्रिपरेटरी स्टेज होगा, फिर मिडिल स्टेज होगा, फिर सेकेंडरी स्टेज आएगा। नेक्स्ट आते हैं कि फोकस किया गया है यूनिवर्सल लिटरेसी और न्यूमरेसी आउटकम पे। बहुत सारे रिपोर्ट्स में या सर्वेज में ऐसा देखा जाता है कि 8th क्लास के बच्चों को, 5 क्लास के बच्चों को बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, उन लोगों को बेसिक अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। तो इसी को ठीक करने के लिए यूनिवर्सल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो कि बेसिक कैलकुलेशन है, नंबर्स का ज्ञान, वो बच्चों में आ सके, उसको बढ़ावा देने के लिए इस पे फोकस किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन को 18 साल तक करने का प्रपोजल है। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रंस इन मदर टंग, इस पे काफ़ी ज़्यादा विवाद है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अगर आप बच्चों को इंग्लिश शिक्षा नहीं दोगे तो वो आउट ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर चले जाएंगे। लेकिन काफ़ी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि मदर टंग में शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, और 3 लैंग्वेज सिस्टम को अपनाया जाएगा। और काफ़ी सारे रिसर्च में ऐसा पता चला है कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, मतलब उनको मातृभाषा का अच्छे से ज्ञान होता है, स्टार्टिंग स्कूल मातृभाषा में करते हैं, वो और दूसरे लैंग्वेजेस अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसी तरह ध्यान रख के कि ब्लेंड करके इंग्लिश भी हो और 2 रीजनल लैंग्वेजेस पे भी फोकस हो। तो मदर टंग में शिक्षा देने के लिए अप टू क्लास 5 इस नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। वेयर एवर पॉसिबल, जहां तक संभव हो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर जगह नहीं, जहां भी पॉसिबल हो बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। वोकेशनल कोर्सेस और कोडिंग जैसे कोर्सेज को क्लास 6 के बाद बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि जिसमें बच्चों को रुचि हो, उस सब्जेक्ट को, उस ट्रेनिंग को वो एक एट अ यंग एज से ले सकें। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल बाय 2030, ये बहुत बड़ा टारगेट है गवर्नमेंट का। अगर ये अचीव हो जाता है तो काफ़ी गवर्नमेंट को शाबाशी देनी होगी। तो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है कि कितने बच्चे उस एज ग्रुप में पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं, और कितनों ने उसमें से नामांकन कराया, एडमिशन कराया। तो वो 100% बच्चों का नामांकन स्कूल में होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। मिड डे मील के साथ साथ एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट देने की भी बात है शिक्षा नीति में। ब्रेकफास्ट वाला मूव काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और साथ साथ उनकी पढ़ाई भी होगी। इंक्लूजन फंड बनाने की बात की गई है। सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस जो चिल्ड्रन हैं उनको शिक्षा देने के लिए एक इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बदलाव हैं स्कूली शिक्षा में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। हायर एजुकेशन में यहाँ इंडिया में देखा गया है कि बच्चे 10th के बाद, सेकेंडरी स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में नाम नहीं लिखा पाते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में नाम लिखाते हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फिर वो हायर एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन सिस्टम लाने का फैसला किया है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि एक साथ, जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो उसको थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज़ का भी ज्ञान हो, तो इससे एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जो कि ग्लोबली भी एक ट्रेंड है। क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी सेक्टर में मान लो एक IIT का सिविल इंजीनियर डैम बनाता है, तो वो डैम बनाने के लिए तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, साथ साथ ये भी नॉलेज चाहिए कि उस डैम बनाने से सोशल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे। तो इसीलिए इसको मल्टी डिसिप्लिन को बढ़ावा दिया जाएगा, और जो कि एक बैरियर है। जितना ज़्यादा आप उच्च शिक्षा में ऊपर जाते जाओगे, अंडर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट से डॉक्टरेट की डिग्री लोगे, तो कन्वर्ज होते जाता है, स्ट्रीम्स का मतलब नहीं होता है। तो इसी को देखते हुए फ्लेक्सिबल
और मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट का टारगेट रखा गया है बाई 2035, जो कि बहुत कमेंडेबल टारगेट है, क्योंकि बहुत लोग अपने हायर एजुकेशन में नाम नहीं लिखवा पाते हैं, सोशल रीजन से, इकोनॉमिक रीजन से और बहुत सारे अन्य रीजन्स की वजह से। और एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसका नाम नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी होगा, जो कि सारे चीज़ को रेगुलेट करेगी, मेडिकल और लॉ को छोड़ के। ठीक है, इसका थ्योरी है लाइट बट टाइट ओवरसाइट। कम रेगुलेशंस होंगे लेकिन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, ज़्यादा हर जगह नहीं घुसना है, कॉलेजेस को ऑटोनॉमी देनी है, लेकिन एक नज़र भी बनाए रखना है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से चल रही है कि नहीं। बच्चों को मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि बहुत बच्चे अंडर ग्रेजुएट डिग्री में पहले साल छोड़ देते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल में छोड़ने वाले को डिप्लोमा डिग्री दी जाएगी, तीसरे साल तो बच्चे पूरा कर ही लेते हैं। सैट की तरह एक एनटीए टेस्ट करा सकता है, सिंगल एंट्रेंस टेस्ट, जिससे स्टूडेंट्स पे बर्डन कम होगा और उनको प्रिपरेशन करने का, एडमिशन लेने का टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक मौका मिलेगा। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगा, उसके बाद मास्टर्स करने के लिए उनको छूट होगी। 3 साल में वो अपनी डिग्री पूरी करेंगे और चौथे साल में वो रिसर्च पे ध्यान दे सकते हैं। एमफिल को टोटली स्क्रैप कर दिया गया है, अब बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट के बाद सीधा डॉक्टरेट की डिग्री ले सकेंगे। इस पे ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस है हायर एजुकेशन में, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग ही नई ट्रेंड है और इसी को सबको अपनाना होगा। क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग से क्या होगा, ये जो बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन पे फोकस कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन पूरी कर सकेंगे। ठीक है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको उनका कैंपस सेट करने के लिए इंडिया में मौका दिया जाएगा। इसको ग्लोकल गोइंग ग्लोकल भी बोल सकते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को लोकल से ग्लोबल बनाया जाएगा और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में कैंपस सेट करने का मौका दिया जाएगा, इसलिए मैंने ये सब ग्लोकल यूज़ किया है। हायर एजुकेशन की फ़ी ज़्यादा होने की वजह से भी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, तो इसी को फ़ी को कैप किया जाएगा, फ़ी को एक तय सीमा के हिसाब से ज़्यादा फी चार्ज नहीं करने दिया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है, इसमें क्या क्या कमियां रह गई है। कल ही दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, जिनको बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का भी अवार्ड मिल चुका है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसमें कुछ कमियां गिनाई हैं, जो कि मैं आपके सामने रखता हूं। और भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने कुछ कमियां गिनाई है। सबसे पहली बात यह है कि लैक ऑफ डिबेट और डिस्कशन है पार्लियामेंट में। इतनी बड़ी नीति लाने से पहले गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशंस करना चाहिए। हालांकि अभी जो ग्लोबल सिनेरियो है, दुनिया में जो चीज़ फैली हुई है, उसकी वजह से हम लोग डिबेट और डिस्कशंस नहीं कर पा रहे हैं पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में डिबेट होना, क्योंकि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें डिबेट और डिस्कशंस का जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनका राय भी महत्वपूर्ण होता है। इसको पास कराने से पहले गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशंस इस पर करने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि जैसा कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्य सरकारों को भी साथ लाना होगा इस नई शिक्षा व्यवस्था के लिए, और उनको ये भी कन्विंस करना होगा कि 6% जीडीपी का आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि 6% ऑफ जीडीपी आज के रिसोर्स क्रंच सिचुएशन में राज्यों के पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार के पास खुद फंड्स की कमी है। वो फंड्स कहाँ से लाए जाएंगे? क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी को लेकर मनीष सिसोदिया जी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा को टोटली मतलब फ्री होना चाहिए और शिक्षा में गवर्नमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में, क्योंकि ये हर किसी के लिए यूनिवर्सल होती है। एक गरीब को भी शिक्षा की उतनी ही ज़रूरत है जो कि एक वेल ऑफ फैमिली के बच्चे को है। तो इसमें सरकारों को ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगे, शिक्षा का निजीकरण उनके हिसाब से ठीक चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है कि डिजिटल डिवाइड इंडिया में ज़्यादा है। अभी जो ऑनलाइन लर्निंग का सिचुएशन है, उसमें पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है और हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इस तरह के डिवाइसेस नहीं है। तो सरकार को अगर ई लर्निंग को, ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देना है, तो यूनिवर्सल एक्सेस देना होगा रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, टैबलेट्स देने होंगे बच्चों को, मोबाइल फ़ोन्स देने होंगे, लैपटॉप्स देने होंगे, तभी ये ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंडिया जैसे देश में सक्सेसफुल हो जाएगा। चौथा है कि सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सोशल, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है, तो हर लोग शिक्षा व्यवस्था अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को अफोर्डेबल बनाना होगा और जो रेगुलेशन है उसको कम से कम रखना होगा। आज का शिक्षा व्यवस्था इसीलिए इतना
कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं। नेक्स्ट है कि ये जो फंड्स आएंगे वो कैसे आएंगे, ये 6% जो जीडीपी का टारगेट रखा है, ये टारगेट तो काफ़ी अच्छा है, ये फंड आएंगे कहाँ से, इस पर भी राज्य सरकारों को बनाना होगा, गवर्नमेंट को। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, हम लोगों ने पॉलिसी तो अच्छी डिज़ाइन की है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक शेफ़ को राइट इंग्रेडिएंट दोगे, राइट रेसिपी दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो खाना अच्छा बनेगा। ये एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी है लेकिन इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एट ग्राउंड लेवल, नॉट ऑन पेपर, ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये जानना ज़रूरी है। और जो कुछ फाइन पॉइंट्स हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा उस पर गवर्नमेंट को क्लैरिटी देनी होगी। तो होप करता हूँ ये नई शिक्षा नीति वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और किसी भी देश की शिक्षा में बच्चों, टीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग तीनों चीज़ पे इक्वली इंपॉर्टेंस देना होगा, स्टूडेंट्स पे भी, टीचर्स पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स के नीड के हिसाब से। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।